सभी का स्वागत और अभिनंदन आज के इस शानदार जानदार सेशन में। कैसे हैं सभी? आशा करते हैं सभी व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। संधि की आज अपनी पहली क्लास रहने वाली है। तो जो भी साथी जुड़े हैं वो कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिएगा और अपने टॉपिक का आनंद लेते हैं, क्योंकि आपको पता है संधि एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आना स्वाभाविक है और आते ही हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल बारीकी से हम समझने का प्रयास करेंगे और उदाहरण जो है वो विस्तार से हम करने का प्रयास करेंगे कि जिससे बाहर कोई प्रश्न न बने। ओके, तो चलो सुप्रभात। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को जो भी साथी जुड़ गए हैं। और चलो अब सीधे बढ़ते हैं अपने बिंदु की ओर। तो चलो हेडिंग बना लेते हैं भाई, संधि। तो संधि की आज अपनी ये पहली क्लास रहने वाली है। शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा कि संधि से जब प्रश्न बनता है ना, तो पहला प्रश्न ये बनता है, संधि होती है, संधि होती है। तो वहां आपको ऑप्शन मिलेंगे वर्णों का मेल, शब्दों का मेल, अक्षरों का मेल, पदों का मेल। तो बताइएगा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जो भी साथी जुड़ गए सभी का स्वागत और अभिनंदन। तो पहला प्रश्न आपके सामने जो है वो मैंने आपको बताया कि संधि होती है, वर्णों का मेल होती है या शब्दों का या पदों का या अक्षरों का, ये विकल्प आपके सामने रहने वाले हैं। बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, देखो सबसे पहले क्रम ही है वर्ण विचार जैसे चलता है, और इसमें सबसे पहले वर्णों से जुड़कर ही जो बात शुरू होती है, तो एक एक बिंदु जो है वो हम क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे भाई, क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक को सारी चीजें हो जाएंगी, टेंशन मत लो आप। बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे इनको भी। देखो, उत्तर किसी का नहीं आया आप लोगों का, याद रखना संधि जो होती है वो भाई वर्णों का मेल होती है। किसका मेल होती है? वर्णों का मेल होती है। ठीक है ना? अब ये आपको उत्तर रखना, वर्णों का मेल कैसे? तो हम एक चीज देखें, सभी ध्यान दो। जैसे आपसे कहा जाए गण प्लस ईस, तो जैसे आप देख रहे हैं, तो ये पहला जो शब्द दिख रहा है आपको, इस शब्द की अंतिम ध्वनि मतलब ए। बताओ ए क्या है? ये स्वर है, और वर्णमाला को हमने दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। तो बताओ वर्णमाला में क्या आते हैं? वर्णी तो आते हैं। तो ए क्या है? वर्ण है। और इधर हम देखें तो जो दूसरा शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि ई है। तो अब ये दोनों वर्ण है जो आपस में मिलेंगे और ए बन जाएंगे। ए बनेंगे तो क्या बन जाएगा? गणेश। तो इस तरह से क्या हो जाएगी भाई? संधि हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो प्रश्न था वो हमें समझने की कोशिश की है, संधि किसका मेल होती है? तो आप कह सकते हैं संधि वर्णों का मेल होती है। क्लियर? बताओ इतना। जी हाँ, नमस्ते, स्वागत। जो भी साथी जुड़ गए सभी का स्वागत है ना? तो वर्णों का मेल होगी संधि। अब एक चीज अपने को और समझना है, वो ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा जाए नील प्लस उत्पल, नील प्लस उत्पल, तो आप लोग देखोगे इधर ए इधर ऊ, दोनों मिलकर के क्या बनते हैं भाई? ओ बनते हैं। तो जैसे ही इसका ओ बनेगा तो ये शब्द क्या बन जाएगा? बोलो, ओ की मात्रा लग जाएगी और ये बन जाएगा नीलोत्पल। क्या बन जाएगा? नीलोत्पल। तो यहां हम देखेंगे उत्पल का मतलब भी शाब्दिक अर्थ कमल ही होता है। क्या होता है? कमल। ये ध्यान रखना, एक एक शब्द के अर्थ मैं आपको बताते हुए चलूंगा। उन शब्दों पर आपको पूरी तरह से फोकस करना है, क्योंकि यहां से सीधे सीधे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पर्यायवाची है, वर्ड पावर है, ये भी अपनी साथ साथ तैयार होती हुई चलेगी। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ नीला कमल।
अब देखो इसी से हम बना लेते हैं नील प्लस कमल। क्या बनेगा शब्द भाई? नील कमल बनेगा सीधा सीधा। अब आप लोगों को ये बताना है कि क्या ये दो शब्द हमने लिखे हैं, क्या दोनों में संधि है? क्या दोनों में संधि है? बताइएगा भाई। शाबाश, बहुत अच्छे, नमस्कार, स्वागत जी, बहुत अच्छे। देखो ये क्रम से चलेंगे, शब्दों पे पहले नहीं चलेंगे। व्याकरण की शुरुआत की है तो शुरुआत सबसे छोटी इकाई वर्ण से, वर्ण विचार शुरू हुए हैं और वर्णों के मिलने पर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, ये क्रम से जो पढ़ेंगे भाई, क्रम से होगा। बिल्कुल, ऐसे सबकी देखो अलग अलग डिमांड, कोई कुछ रखे कोई कुछ रखे, तो अपने को देखो सारे टॉपिक करने हैं, लेकिन क्रम से होगा ना तो ही मजा आएगा, है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा। तो एक बार क्रम से आप लोग देखते हुए चलेगा, सारे टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा अच्छे तरीके से। धैर्य रखना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा, है ना जी। हाँ चलो ठीक है। क्या इन दोनों में संधि हुई है? अपना प्रश्न ये है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहां देखो ए उ मिलकर के क्या बना है? ओ बना है। तो यहां विकार उत्पन्न हुआ है, इसलिए कह सकते हैं यहां तो क्या हुई है? संधि हुई है, संधि हुई है, ठीक है। और यहां नील और कमल दो शब्द हैं और दोनों शब्द हैं वो साथ साथ बैठ गए हैं और साथ साथ बैठ गए हैं, तो यहां पर संयोग हुआ है। क्या हुआ है भाई? संयोग हुआ है। क्लियर? तो संधि और संयोग ये दोनों आपको ध्यान रखना है। प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि नहीं है? तो आप तो सोचोगे नील प्लस कमल बराबर नील कमल, देखो कितनी बढ़िया संधि हो गई है। जी नहीं, ध्यान रखना संधि की शर्त क्या है वो देखो। पहली शर्त वर्णों का मेल होना चाहिए और दूसरी शर्त कोई न कोई विकार उत्पन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकार उत्पन्न होना चाहिए, मतलब परिवर्तन आना चाहिए। जैसा कि परिवर्तन आप देख पा रहे हो, ए उ मिलकर क्या बना? ओ बना, तो परिवर्तन आया है, विकार उत्पन्न हुआ है, इसीलिए ये संधि है। संधि का उदाहरण समझ गए? और दूसरा देखो नील प्लस कमल, नील कमल, दोनों पद साथ साथ ऐसे की ऐसे बैठ गए, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो इस वजह से इसे हम संधि नहीं कह सकते, इसे संयोग की श्रेणी में रखेंगे। तो आप लोग बताओ, संधि और संयोग दोनों समझ गए होंगे। संधि व संयोग दोनों में क्या अंतर है? बताओ, क्लियर हो गया क्या? दो वर्णों का मेल हो, विकार उत्पन्न हो, तब तो संधि, और विकार उत्पन्न नहीं हो, साथ साथ ऐसे की ऐसे पद बैठ जाए, तो फिर वहां संयोग। अभी आरएस एग्जाम में एक बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। देखो शब्द है कुशासन, ये देखिएगा कुशासन। अब इसका संधि विच्छेद करवाइए, गौर करने का। कु प्लस शासन और एक कुश प्लस आसन। बताइएगा कौन सा सही है इनमें से? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है ये, और बहुत बार पूछा गया है। आप लोग इतना सा समझिए, कु और शासन दोनों साथ के साथ बैठे हैं ऐसे के ऐसे, कु शासन, है ना। तो ये ऐसी स्थिति में संधि नहीं। कैसा रूप है? संयोग रूप है भाई। तो ये संयोग रूप है। संधि रूप की बात करें तो देखो उस ए की ध्वनि है इधर, इधर आ की ध्वनि है, दोनों मिलकर के आ बनते हैं, जो आप देख पा रहे हो, आ की ध्वनि, है ना। तो ये किसका उदाहरण है? संधि का उदाहरण है। तो ये इसका संधि रूप है भाई। तो एक ऐसा शब्द है जिसमें संधि रूप और संयोग रूप दोनों हैं, कुशासन। अब ऐसे ही
टुकड़े नहीं कर देते, ऐसे टुकड़े नहीं करते हैं। दोनों का अर्थ भी निकलना चाहिए, अर्थ कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि सही संधि हुई है। अब यहां आप लोग देखो क्या अर्थ होगा। कुश जानते हो क्या होता है? कुश यह एक घास का प्रकार है। डाब नाम की घास सुनी होगी आपने। डाब की जो घास होती है ना, वो क्या है? कुश। और आसन जो बैठने का स्थान होता है वो क्या है? आसन होता है। पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो डाब की घास का आसन बनाते थे और उस पर बैठ करके फिर तपस्या करते थे। कोई न कोई कारण रहा होगा ना। तो कारण ये था कि डाब की घास है, ये नेगेटिव एनर्जी से दूर रखती है। आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं तो अपन खाने में, पानी में डाब की घास डालते हैं। क्यों? ग्रहण का प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे ऋषि मुनि हैं, वो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए जब तपस्या करते तो डाब की घास के आसन पर बैठकर तपस्या करते। आजकल खैर सिंहासन हो गए, वो अलग बात है। बाकी कुश प्लस आसन ये होता है। तो यहां से कुशासन का सीधा सीधा पूछा गया है यहां से, है ना। और अब चलो चेक करते हैं। देखो ध्यान दो, दो शब्द आपके सामने रहेंगे युग्म शब्द में, एक आसन और एक आसन। ये लो, युग्म शब्द में आपसे पूछे जाएंगे तो शब्दों का ज्ञान है, वर्ड पावर जो आपकी होनी चाहिए। आसन जो है इसका मतलब होता है बैठने का स्थान। ये मैंने अभी बता ही दिया। देखो आसन, ये आसन में क्या होता है? आसन में क्या होता है? अब मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, किसी को आता है तो बताओ आसन में क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही है, कड़ी से कड़ी जुड़ कर। देखो क्रम होता है और क्रम को हम छोड़ नहीं सकते, क्रम से ही पढ़ेंगे एक एक चीजें। बताइएगा, आसन अभी तक उत्तर नहीं आया किसी का, किसी का उत्तर नहीं आया है। क्या बात है भाई? क्या बात है, सो गए क्या सभी हैं? उत्तर नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, बताओ। आसन का मतलब निकट होता है भाई, याद रखें, निकट। ठीक है, ये युग्म शब्द वगैरह ये सारे आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न है जो हमने, देखो ये कुशासन वाला ही ले लो। संधि जब पढ़ाते हैं बहुत सारे, लगभग लगभग नहीं करवाया किसी भी कोचिंग में। हमारे एक साथी आरएस का एग्जाम देके आया, यार ये शब्द ऐसा आया है क्या? मैंने अपना वीडियो पुराने वाला खोल के दिखाया, देख संधि शुरुआत की है उसमें सबसे पहले ही करवा दिया है ये अपन ने, यहां से एज इट इज प्रश्न है ना। तो ये सारी चीजें एक एक जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको ध्यान रखनी है। और आप खुद सोचेंगे ये प्रश्न एज इट इज यहां से मिल रहे हैं, तो ये है। अब ये दोनों मैंने साथ साथ में ये सब दिए हैं, तो इससे आपका अर्थ क्लियर हो जाना चाहिए। आसन बैठने का स्थान होता है, आसन है वो निकट होता है। इसी से मैं आपको एक शब्द और याद दिवा दूं, जैसे ये आसन शब्द है, मरणासन शब्द सुना होगा आपने। मरणासन क्या होता है? मरण प्लस आसन। एकल शब्द में यह प्रश्न आएगा, जो मरने के निकट हो, जिसकी मृत्यु नजदीक हो, उसे कहेंगे मरणासन। मरण प्लस आसन, ऐसा होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। यहां तक हमारी बात हो गई क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में आ गई होगी कि संधि में दो शर्त जरूरी है, वर्णों का मेल होना चाहिए और विकार उत्पन्न होना चाहिए। संधि और संयोग में अंतर क्या है? तो जहां विकार उत्पन्न होता है वहां संधि होती है, और जहां विकार उत्पन्न नहीं होता वहां संयोग होता है। और कुछ शब्द जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनमें दोनों रूप हमें देखने को मिल जाते हैं, संधि रूपी और संयोग रूपी। क्लियर? तो संधि पूछा जाए तो संधि ही बताना है आपको।
अब अपन निकाल लेते हैं परिभाषा। परिभाषा में क्या परिभाषा निकालेंगे संधि की, बताओ। दो किसका मेल होता है, बोलो, वर्णों का। दो वर्णों के मेल से बनता है जो विकार, दो वर्णों के मेल से बनता है जो विकार। देखो भाई, दोनों शर्त हमारी क्लियर हो गई। वर्णों का तो मेल होना चाहिए और साथ में विकार उत्पन्न होना चाहिए। तो दो वर्णों के मेल से बनता है जो विकार, संधि वही कहलाती है, संधि वही कहलाती है, संधि वही कहलाती है संवर सर के अनुसार। तो ये अपनी एक परिभाषा है ना। तो इस तरीके से आप परिभाषा याद रख सकते हैं और दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं संधि में, वर्णों का मेल और साथ में विकार उत्पन्न होना जरूरी है। ठीक है, संधि संयोग का अंतर अपना क्लियर हो ही चुका है। अब आ जाओ भाई, अब बात कर लेते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। जैसे कि वर्णमाला को हम बांटते हैं ना स्वर व्यंजन में, वैसे एक तो होता है कौन सा, स्वरों से बनेगी स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी जो है वो अयोग, वहां हमने पढ़ा था उसमें विसर्ग रहता है, तो विसर्ग संधि। तो इस तरह से मुख्य रूप से अपन बात करें भाई, तो जो संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है। कितनी होती है, तीन प्रकार की संधि है जो कि वर्णमाला पर आधारित है। वर्णमाला को हमने स्वर व्यंजन अयोग वहा इस रूप से बांटा, तो ठीक उसी प्रकार से स्वर संधि बनी, व्यंजन से व्यंजन संधि, और अयोग वहा में से विसर्ग संधि बन के आई है। जी हाँ, नेटवर्क की समस्या भाई, अब क्या करें तो बताओ, है नेटवर्क की समस्या है। आप बाद में भी देख सकते हैं वैसे, है ना। देखो, अब आ जाओ बात करते हैं स्वर संधि की, कि भाई स्वर संधि जो है इसके कितने भेद होते हैं। तो पांच भेद क्रम से ध्यान रखना भाई। स्वर संधि के पांच भेद कर दिए जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि नंबर एक, नंबर दो पे गुण स्वर संधि, नंबर तीन पे वृद्धि स्वर संधि, नंबर चार यण स्वर संधि, और नंबर पांच अयादि स्वर संधि। ये क्रम से याद रखना भाई, क्योंकि जो अपनी भाषा है हिंदी बहुत ही वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक भाषा में कैसे डेवलप हुई है, कैसे इनका निर्माण हुआ है, ये मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से ही बताने वाला हूं कि देखो किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से बने हैं, और क्रमबद्ध तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो स्वर संधि जो है देख पा रहे हो कितने भेद भाई, 6 भेद हो गए, वो 5 भेद हो गए। क्रम बताओ, रिपीट करो एक बार अच्छे तरीके से। सबसे पहले दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, और फिर आयाति, है ना। तो अब हम सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो इनमें से ये जो दोनों दिख रही हैं आपको, व्यंजन और विसर्ग, ये नियमों के आधार पर चलेंगी, और नियम है वो सगोश सगोश के आधार पर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो ये नियमों पे आधार पे चलने वाली है, तो इसको आप भेदों में नहीं बांट सकते वैसे, है ना। तो चलो इनको तो आप छोड़ो और सीधे आ जाओ स्वर संधि पर। स्वर संधि,
स्वर संधि होती क्या है अगर इसकी बात करें तो एक सिंपल सी बात है कि इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, मतलब दोनों तरफ स्वर होने चाहिए। दोनों तरफ स्वर होगा तो फिर स्वर संधि होगी। जैसे देखो भाई, पर प्लस उपकार, तो यहां आप देखो पर में एक ही ध्वनि है, इधर ऊ की है। बताओ दोनों स्वर मिले हैं कि नहीं? तो जब दोनों स्वर आपस में मिले, इधर भी और इधर भी, तब हम कहेंगे वहां कौन सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर का मेल होना चाहिए। तो यहां पर सीधी सी परिभाषा है वो निकाल लेते हैं एक बार, चलो। परिभाषा ऐसे कह सकते हैं, देखो, जब आगे स्वर हो पीछे स्वर हो, मतलब दोनों तरफ स्वर होने चाहिए। जब आगे स्वर हो पीछे स्वर हो, स्वर संधि कहलाए। स्वर संधि कहलाए। जब आगे स्वर हो पीछे स्वर हो, स्वर संधि कहलाए। अब दो दो के जोड़े बना लो। दीर्घ गुणे वृद्धि यानी और आयादी, और आयादी, ये भेद 5 बतलाए। यस, ये देखो, ये परिभाषा याद रख सकते हैं। पढ़ो एक बार जरा इसे, क्या लिखा है? जब आगे स्वर हो पीछे स्वर हो, मतलब दोनों तरफ मिलन स्वर का ही होना चाहिए। जब आगे स्वर हो पीछे स्वर हो, स्वर संधि कहलाए। दीर्घ गुणे वृद्धि यानी और आयादी, ये भेद 5 बतलाए। तो इस तरह से ये 5 भेद हैं, ये होते हैं भाई। अब ये 5 भेद हैं, ये आप देख पा रहे हैं क्रम से लिखे हैं मैंने, और क्रम से किस प्रकार से ये संधि है जो विकसित हुई है, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम सीधे सीधे चलते हैं। देखो, पहले 5 भेदों को ध्यान रखेंगे तो आपको पता है स्वर संधि है, तो सबसे पहले स्वरों की जानकारी होनी चाहिए। वो तो सभी को हो गई, वर्णमाला पढ़ ली हमने। एक बार मैं लिख देता हूं, देखो, क्योंकि सारी बातें स्वरों पर होगी। ये लो, ये 11 स्वर हो गया है ना। अब एक एक करके आते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की भाई। दीर्घ स्वर संधि, अब दीर्घ स्वर संधि में आप लोग देखें, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, बिल्कुल, है ना। दीर्घ स्वर संधि की अगर बात करें तो देखो भाई, ये स्वरों की हमारी जो लाइन है, इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे। ये लो, 2 भाग कर दिए, पहली लाइन दूसरी लाइन, 2 भागों में बांट दो सीधा सीधा। अब 2 भागों में जैसे बांटेंगे तो देखो, ये छोटा भाई और ये बड़ा भाई, बताओ ऐसा ही है? तो ऐसे कह सकते हो आप, इधर ए और आ की ध्वनि होनी चाहिए, दूसरी तरफ भी ए आ की ध्वनि होनी चाहिए। मतलब दोनों तरफ सेम फैमिली मेंबर होना चाहिए। फैमिली मेंबर, इन दोनों का परिवार एक है, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, तो दोनों सेम फैमिली मेंबर हैं। इधर ए आ में से कोई भी आ सकता है, इधर ए आ में से कोई भी आ सकता है। मतलब ये है, ए के साथ ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, और आ के साथ ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन होने चाहिए सेम फैमिली मेंबर होने चाहिए। देखो भाई,
अब यहां बात करते हैं, ये छोटी बहन ये बड़ी बहन, तो हम ऐसे कह सकते हैं इधर ई है तो इधर भी ई में से ही होना चाहिए। आगे बढ़ो, ये दोनों एक फैमिली के हैं, देखो छोटा भाई और बड़ा भाई, ये ऊ तो इधर भी ऊ में से ही होना चाहिए। ये री परिवार में देखो अकेला ही है बेचारा, तो ये री है, इसके साथ में री। ठीक है, बताओ दोनों तरफ आपको सेम फैमिली मेंबर दिख रहे होंगे, दोनों तरफ सेम फैमिली मेंबर है। अब क्या होगा इसमें ध्यान दो, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे, तो आप लोग देखो संधि का नाम क्या है, तो आप कहोगे दीर्घ, और दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो बड़े की चलेगी। तो अब इन दोनों में से देखो ए आ दिख रहा है ना अपने को, इन दोनों में से दीर्घ कौन सा है, तो आप कहोगे दीर्घ तो आ है, तो इसका मतलब है ए आ और ए आ में से कोई सा भी मिलो चाहे आपस में, क्या बनेगा, आ बनेगा। इनमें से दीर्घ कौन है भाई, बड़ी ई, ये लो ये बन जाएगा। इनमें से दीर्घ कौन सा है, ये लो बड़े वाला ऊ, इस तरह से हो जाएगा। अब री ये परिवार में अकेला है, अपने हिंदी में ऐसे ही होता है री, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, दीर्घ दर्शाने के लिए एक री की मात्रा और लगा देते हैं, तो इस तरह से ये री बन जाता है। हालांकि ये होता है किसमें, संस्कृत में, अपने हिंदी में नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, जानकारी होनी चाहिए, कई बार प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो ये तो संरचनाएं हो गई, और एक चीज ध्यान रखना, री तक हमने लिया है क्योंकि एक लाइन को बांटा, लाइन खत्म वहां संधि खत्म, तो यहां बताओ लाइन खत्म हो गई थी, इसी वजह से संधि भी खत्म हो गई। तो लाइन खत्म संधि खत्म, ये ध्यान रख लेना। पहचान क्या कर सकते हैं, देखो इसमें पहचान कर लेंगे, दोनों तरफ एक ही परिवार के सदस्य, जिस संधि में दोनों तरफ एक ही परिवार के सदस्य आ जाएं, तो आप बता देना वहां दीर्घ स्वर संधि है। क्लियर, बताओ दीर्घ की संरचना क्लियर हुई। अभी मैं आपको सारी संरचनाएं एक बार बताऊंगा, क्योंकि कल जब आप क्लास में जुड़ो तो सबसे पहले आपको ये संरचनाएं पहचान पूरी तरह से याद होनी चाहिए, और देखते ही आप बता सको कि हाँ भाई इसमें ये संधि है। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ भाई, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अब देखो क्या होगा इसमें, इस बात को थोड़ा और समझते हैं भाई। इधर से देखो ये उठा लो, ए और आ इधर आ सकता है, ध्यान से समझो क्रम से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इधर से ए आ उठा लेते हैं, अब दूसरी तरफ ए आ तो ले नहीं सकते, क्योंकि ए आ इधर भी ले लिया तो फिर वो तो बात हो जाएगी सेम फैमिली मेंबर की, वहां तो दीर्घ हो जाएगी, इसलिए ए आ नहीं ले सकते। उससे आगे बढ़ जाओ, मतलब क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे। उससे आगे बढ़ जाओ भाई, ए आ के साथ में ऊ हो जाएगा, ई हो गया, ऊ हो गया। अब उससे आगे बढ़ जाओ, ए आ के साथ में री हो जाएगा, ये देखो ये री। अब यहां लाइन खत्म तो संधि भी खत्म, बस इतना ध्यान रखना है, लाइन खत्म संधि खत्म। तो री तक पहुंच गए, लाइन खत्म संधि खत्म। अब बात करते हैं ये बनेंगे क्या, देखो इसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली, वर्णों में मैंने आपको बताया था ना कैसे मिलके बने हैं, तो आपको पता ही होगा। ए आ के साथ में ई आएगा ना तो वो ए बनेगा, ए में मात्रा एक होती है भाई, एक मात्रा। ए आ के साथ में ऊ आएगा तो ओ बनेगा, ये ध्यान रखना है।
इसमें भी एक मात्रा होती है, और ए के साथ में री आएगा तो इस तरह से अर बनेगा, और ये अर होता है भैंस वाला सींग, ऊपर भैंस का सा सींग लगा है ना, तो इस तरह से बनेगा ये अर, मैं हर सी, देवर सी, तो अर की ध्वनि ऊपर ऐसे भैंस का सा सींग, ये रहता है अर की ध्वनि। अब इसी से आप लोग पहचान निकाल सकते हो, पहचान सीधी सीधी सी रख लेना, क्या भाई, एक मात्रा। देखो जहां एक मात्रा है, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश, एक मात्रा दिख रही है ना, तो एक मात्रा, ये आपको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा आगे। तो फिलहाल एक चीज ध्यान रख लो बस, जहां एक मात्रा है ए की, ओ की, कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। तो ये कहानी रहेगी भाई किसकी, अपनी गुण स्वर संधि की। और नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि तीसरे नंबर पर वृद्धि आती है। अब वृद्धि में क्या होगा, देखो जरा, ए के साथ में देखो री तक हमने ले लिया पहली लाइन, तो अब उससे अगली लाइन में बढ़ेंगे, इधर ए आ, तो यहां दूसरी लाइन में बढ़ जाओ, इधर क्या भाई, ए आई, उससे आगे बढ़ जाओ, इधर ए आ, तो इधर देखो क्या आ जाएगा, बोलो, ओ औ आ जाएगा, लाइन खत्म, संधि भी खत्म। ये लो भाई, ये संरचना रही है, इतनी छोटी सी है ना। अब यहां पर देखो, ए के साथ में ए आई जैसे ही आएगा तो इसका जो वृद्धि रूप है, बड़ा रूप, ये बन जाएगा। बड़ा रूप कौन सा, ये आई, और आई में मात्रा कितनी है, 2। एक बात आप वैसे भी समझ सकते हैं कि यहां कितनी मात्रा थी, 1, यहां कितनी हो गई, 2, तो मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और इसीलिए संधि का नाम वृद्धि संधि रखा गया है ना। तो वृद्धि हुई है यहां पर। ए के साथ में ओ औ की अगर बात हो तो आप लोग देखो यहां पर भी वृद्धि रूप होगा, यानी कि औ, और इसमें भी कितनी मात्रा, 2, तो मात्रा में क्या हुई है, बोलो, वृद्धि हुई है। तो अब पहचान क्या करोगे आप, क्या पहचान होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, 2 मात्रा, ये ध्यान रखना, क्या, 2 मात्रा, जहां पर 2 मात्रा दिखे वहां वृद्धि संधि, और जहां पर 1 मात्रा दिखे वहां गुण संधि। बताओ भाई, यहां तक 3 संधियों की बातें हमारी हुई है, क्लियर है क्या, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी ये 3 की बातें। दीर्घ गुण वृद्धि, बताओ आगे बढ़े, चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं यण स्वर संधि पर। तो चलो पेज अगला ले लेते हैं, इधर नहीं आ पाएगा। तो आप लोग ये देखो, ए आ के साथ में यहां पर 1 लाइन, 2 लाइन इन संधियों में खत्म हो गई। तो अब ए आ के बाद में तो लाइन खत्म हो गई पूरी। तो अब पहली ओर देखो, इधर ए आ लगा हुआ है, देखो इसमें, अब पहली तरफ ए आ खत्म हो गया तो ई ई उ री, इनको लेंगे एक एक करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 4, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। देखो भाई, इसमें क्या होगा, ए के साथ में जैसे लाइन पूरी हो गई थी, तो इधर अब की बार ई रख लो, दूसरी तरफ असमान स्वर कह सकते हो या भिन्न स्वर कह सकते हो। मतलब क्या हुआ, ई इधर है, इधर ई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ई ही आ गया तो वो तो सेम फैमिली मेंबर हो जाएंगे, और सेम फैमिली मेंबर हुआ तो फिर वो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए असमान स्वर मतलब ई को छोड़कर चाहे कोई भी स्वर आ जाए, ई नहीं होना चाहिए बस।
आगे बढ़ो, ई के बाद में आता है ऊ, उसके बाद में असमान स्वर आ जाएगा, देखो। उससे आगे बढ़ो, री, फिर असमान स्वर आ जाएगा। ठीक है, री पर जाके लाइन खत्म, मतलब संधि भी खत्म। तो इस तरह से ये संधि बनेगी। यण संधि में देखो, यण ये ई के बाद असमान स्वर आता है, ये बनता है ना। ऊ के साथ आएगा तो वे बनेगा, और री के साथ आएगा तो रे बनेगा, ये यण। अब सीधी सीधी सी पहचान भी आप लोग ध्यान रख लेना। देखो पहचान बता रहा हूं सीधा, ये जो परिवर्तित रूप आपको दिख रहे हैं, ये वे रे, इनसे पहले आधा अक्षर, इनसे पहले आधा अक्षर मिलेगा, भाई ये वे रे से पहले आधा अक्षर मिलेगा, तो आप कह सकते हो यण संधि। जैसे अत्यधिक, तो अत्यधिक कैसे लिखेंगे, ए फिर आधा तय और ये, जैसे पहले आधा तय आ गया, अत्यधिक कौन सी संधि हुई, यह। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको करवाऊंगा, फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखो, यह वैर से पहले अगर आधा अक्षर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कौन सी, यण संधि। लो भाई, लास्ट इसमें आपकी बची है कौन सी, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, चलो इसको भी एक बार देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इधर री तक एक लाइन खत्म हो गई थी, उससे अगली लाइन में बढ़ जाओ बस। क्या आ जाएगा बोलो, ए प्लस असमान स्वर कह दो, भिन्न कह दो, वही बात है। आई, असमान स्वर आ जाएगा, ओ, ओ के बाद असमान स्वर रहेगा, और भाई औ, औ के बाद असमान स्वर रहेगा। ठीक है, तो औ के बाद में लाइन खत्म हो गई, देखो तो संधि भी खत्म हो गई, बस इतनी सी बात है। अब ये बनते क्या है वो आप देखना। अयादि जो शब्द बना है वो किससे बना है, तो देखो इसके टुकड़े अयादि के करें तो अय प्लस आदि, बताओ यही रहता है, अय प्लस आदि, मतलब साफ है। अय और आदि का मतलब होता है प्रारंभ, इस संधि का प्रारंभ है वो अय से होता है, और अय से प्रारंभ होता है, इसीलिए नाम पड़ा है क्या, अयादि। ठीक है, तो यहां प्रारंभ हम सीधा सीधा किससे कर देंगे, अय से कर देंगे, अय। अब ये इसका देखो बड़ा रूप है, इसलिए ए का बड़ा रूप आ हो जाएगा, मतलब आय। यहां पर बनेगा ओ के साथ में औ, और औ के साथ बनेगा आओ, तो आय आय औ आओ, ये हुआ। अब आप लोग एक चीज देख लेना जरा, क्या इधर हमें दिख रहा है क्या भाई, ये, और एक क्या दिख रहा है, वह। ये देखो दोनों, इस संधि में शर्त ये थी कि यह और वैसे पहले कैसा अक्षर रहेगा बोलो, आधा रहेगा। यहां तो आधा है, स्वर नहीं होता, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि ए आ, यह और ये दिख रहा है ना, तो इसके साथ ए आ दिखा, वह के साथ भी ए आ की ध्वनि, तो मतलब ये है कि इसके साथ में आपको ए या फिर आ में से ही मिलने वाला है, तभी तो जाके आए आय आओ आओ बनेगा, है ना। ये इसकी पहचान हो जाएगी सीधी सी। चलो भाई, ये थे अपने भाई स्वर संधि के 5 भेद, और पांचों भेद हैं, उनकी संरचनाएं हैं जो मैंने आपको एक साथ लिखाई है, जिससे कि आप भूल ना सको, क्योंकि अलग अलग पढ़ेंगे तो आगे का पीछे, पीछे का आगे, ऐसे भूल जाओगे। लेकिन अब पांचों एक साथ कंपैरिजन करके हमने पढ़ी है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको यहां कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। एक दो बार आपको अभ्यास जरूर करना है,
क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं, अभ्यास के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। एक एक करके विस्तार से उदाहरण लेंगे, उनको विस्तार से समझेंगे। बहुत ही मजेदार क्लास रहेंगी, है ना? आज तक आपने ऐसी संधि नहीं पढ़ी होंगी कभी, क्योंकि साथ के साथ में यहाँ आपकी वर्ड पावर है वो भी तैयार होने वाली है। ओके, तो बस अब विराम दे दें। चलो ठीक है, तो आज अपन यहीं विराम देते हैं अपनी क्लास को, और कल एक नए बिंदु दीर्घ संधि के साथ मिलते हैं। क्लियर? जी हाँ, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन कल सभी के ये संरचना याद होनी चाहिए, पढ़ के जरूर आना है। ओके, लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।